हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपने इस क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन में आइसोमेरिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव लेस इनॉल कंटेंट। तो आप कंपेयर कर लो, दोनों का इनॉल आप बना लीजिए, ठीक है। तो अगर दोनों का इनॉल अगर हम लोग बना लें और जो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। अब बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। सेकंड मॉलिक्यूल का अगर मैं इनॉल बनाऊं तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। थोड़ा बहुत रेजोनेंस यहाँ से हो रहा होगा, तो वो वाला केस तो दोनों में ही बनता है ना। तो इसलिए जो सेकंड नंबर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर इनॉल कंटेंट जो है वो रिलेटिवली कम होगा एज कंपेयर की फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ लॉन्ग रेजोनेंस हो रहा है। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा जा रहा है आपसे? आर एस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स आर रेस्पेक्टिवली। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपसे क्या किया जा रहा है कि मॉलिक्यूल का अलग अलग प्रोजेक्शन में इमेज बनाया जा रहा है। फाइनली आपको इस प्रोजेक्शन में दिखा भी दिया जा रहा है कि जो ऐसे डैश से दिखाया गया है वो इनसाइड द प्लेन जा रहा है, जो सॉलिड से दिखाया गया है वो आउटसाइड द प्लेन आ रहा है, ठीक है। और जो नॉर्मल लाइंस दिखाई जा रही है वो इन द प्लेन है, या फिर आप बोलो ऑन द प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे आपको काइरल सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन, इसमें इस कार्बन का, यहाँ पर इस कार्बन का, यहाँ पर इस कार्बन का आपको कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया। डायरेक्टली ये शो करने का तरीका है। यहाँ पर देखिए कि इसमें रूल्स क्या होते हैं कि जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, लीस्ट प्रायोरिटी वाला, उसको आप सबसे पीछे रखेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर आप उनको अरेंज कर लेंगे, ठीक है। और अगर आइसोटोप्स होते हैं तो एटॉमिक मास, और अगर डायरेक्टली कनेक्टेड एटम सेम हो जाते हैं तो उनके सक्सीडिंग एटम, उनके पीछे के जो एटम होंगे उनके साथ हम लोग कंपैरिजन एकदम एटॉमिक नंबर वाला करते चले जाते हैं। तो मेरे भाई, यहाँ पर अगर आप ये पहले मॉलिक्यूल में कंपेयर करोगे तो हाइड्रोजन पीछे ही, एटॉमिक नंबर सबसे कम। प्रायोरिटी के हिसाब से जाए तो इसको 1 देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप, ये कार्बन ये भी कार्बन, यहाँ पे आपको इसको 2 देना पड़ेगा, ये 3 देना पड़ेगा, और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो इस सेंटर कॉन्फ़िगरेशन आर दिख रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप चेक करें सेकंड वाला जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर NH2 प्लेन के अंदर है। तो हम लोग क्या करेंगे, H प्लेन के बाहर है, NH2 प्लेन के अंदर है। तो आप लोगों ने सीखा होगा इवन नंबर ऑफ स्विच, ऑड नंबर ऑफ स्विच वाला कॉन्सेप्ट। या फिर आप एक गलती कर दो और उसके बाद आंसर निकालो, आंसर पलट दो। तो हम लोग वही वाला काम करने वाले हैं, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस काइरल सेंटर में नाइट्रोजन को हम लोग पीछे ही मान के निकाल लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको पलट देंगे कि हम लोगों ने एक गलती कर दिया, नाइट्रोजन को बैक ऑफ द प्लेन ले लिया। तो ये 1 देना पड़ेगा। यहाँ के बाद ये कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन लगे, यहाँ पर इस कार्बन से 3 ऑक्सीजन लगे, इसको 2 दीजिए, इसको 3 दीजिए। तो ये S आएगा कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने एक गलती कर दी है तो R इज द ऑप्शन। तो दोनों काइरल सेंटर कॉन्फ़िगरेशन R। तो अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड का निकालने का जरूरत ही नहीं है भाई, ये तो थर्ड तो ऑब्वियस सा बात है, ये भी R ही आएगा। चलिए, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री बट नॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो बहुत ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये मॉलिक्यूल अपना आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री थी, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी में अगर आ जाए तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये देखिए, इधर की तरफ गए तो फ्लोरीन, ऊपर की तरफ गए तो ब्रोमीन, ठीक है। सेंटर मैंने ले लिया, तो ये तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? तो अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो आप ये प्लेन ले लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको एज्यूम करने का ट्राई करिएगा एक बार। ये वाला प्लेन, ये वाला, ऐसे ये प्लेन इधर की तरफ जा रहा है। तो ये वाला जो, ये Cl जो है और ये जो है, ये दोनों अपोजिट आ रहे हैं, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसके अंदर नहीं है। ना सेंटर ऑफ सिमेट्री ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, सी ऑप्शन पे आइए। यहाँ पर अगर बहुत ध्यान से देखें, हाँ, तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। देखिए, बी आर ऊपर गए तो नीचे गए तो बी आर नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियस बात है सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, सही बात है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, क्वेश्चन में तो यही पूछा गया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। बहुत ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगर मैं ये प्लेन ले लूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं ये प्लेन ले लूँ, ऐसे 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 बीच से पास करने वाला ऐसा प्लेन, ऐसा प्लेन,
तो ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट इसका मिरर इमेज हो जाएगा और इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत नहीं, फिर भी आप चेक करें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो सीधा सीधा दिख रही है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, बीच में सेंटर ले लेंगे तो ऊपर नीचे फ्लोरिंग, तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, दोनों ही है भाई, है ना। चलिए, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आइए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन जनरल ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल्स तो कम ही होते हैं, लेकिन ये एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। वैसे जब हम लोग आइसोमेरिज्म कवर करते हैं या पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़े, तो आपको इनएंशियोमेरिक एक्सिस इन सबका छोटा मोटा क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। तो देखिए क्या बोला गया है, द इनएंशियोमेरिक एक्सिस and observed specific rotation of a mixture containing 6 ग्राम of butanol, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माफ करिएगा, 6 ग्राम ऑफ +2 ब्यूटेनॉल और 4 ग्राम ऑफ माइनस। तो एक प्लस, देखिए बहुत, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो प्लस वाला आपके पास कितने ग्राम है, 6 ग्राम है, ठीक है, और नेगेटिव वाला आपके पास कितने ग्राम है, तो 4 ग्राम है इसके पास, आपके पास नेगेटिव वाला। बहुत ध्यान से चलिए, तो अगर हम लोग इन दोनों को मिला दें तो जो मिक्सचर बनेगा उसमें ये जो 6 ग्राम है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, एक सेकेंड, ये जो 6 ग्राम है इसको हम लोग 4 ग्राम +2 ग्राम लिख सकते हैं। और अगर आप बहुत ध्यान से सोचिए तो इसके 4 ग्राम का रोटेशन दूसरे का 4 ग्राम कैंसिल कर देगा, मतलब ये जो 2 ग्राम बचा, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये जो 2 ग्राम बचा सिर्फ इसके कारण ही ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व किया जाएगा। माफ करिएगा, मैंने मार्कर टिक नहीं लिया, हाँ इसी के कारण बस ऑप्टिकल रोटेशन आएगा, क्योंकि इस 4 ग्राम का तो ये 4 ग्राम कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल रोटेशन अगर मैं निकालने जाऊं, या फिर इसको इनएंशियोमेरिक एक्सिस भी बोलते हैं, होता है d-l/d+l इंटू 100, फॉर्मूला है, चाहे तो वो लगा लीजिए, d-l/d+l इंटू 100, एक तो ये सीन है, तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए, आंसर तो वही आना है मेरे हिसाब से। अगर आप सोचोगे तो इनएंशियोमेरिक एक्सिस मतलब क्या है, कौन इनएंशियोमर ज्यादा है, तो आप देख पा रहे हैं 2 ग्राम ज्यादा है, और टोटल कितने हो गए, 6 ग्राम और 4 ग्राम, 10 ग्राम इंटू 100, तो आप इससे इसको कट करेंगे तो 20% आ जाएगा इनएंशियोमेरिक एक्सिस। तो आप ऑप्शन चेक कर ले, ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी में बी करेक्ट, ए और डी तो नहीं हो सकता भाई, बी और सी में कंपैरिजन, लेकिन आप देखो बी और सी में दे दिया है 20%, 20%। अब आपको सेकंड चीज निकालना होगा, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है ना। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है कि अगर, अब वैसे जब आप फॉर्मूला जो होता है थीटा इक्वल टू समथिंग करके फॉर्मूला है, अल्फा इंटू सी इंटू एल, तो वहां पे सी और एल को आप अगर कांस्टेंट ले लो तो अल्फा निकल जाता है, ठीक है। तो मैं एक बात बताता हूँ, मैं थोड़ा नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अगर, एक बात बताइएगा कि +2 ब्यूटेनॉल का दिया है 13.5 यूनिट, ठीक है ना, और पूछ रहा है इस मिक्सचर का कितना होगा, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन। एक बात बताइए, अगर 100% मिक्सचर प्योर होता तो रोटेशन कितना आना चाहिए था, +13.5। प्लस को अगर मैं हटा भी दूं तो मेरे हिसाब से आपको इशू नहीं होना चाहिए, ये तो बात समझ में आ रही है। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा कि 100% प्योर मिक्सचर है तो 13.5 यूनिट का रोटेशन होगा, तो अगर 1% प्योर है मिक्सचर तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर 13.5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों ने कैलकुलेट क्या किया है, कितना परसेंट प्योर है, 20%, 20% इन्वेस्टमेंट क्या, 20% के कारण ही घूमेगा, तो भाई 1% इतना तो 20% कितना, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने बचपन में यूनिटरी मेथड काफी बार पढ़ा, इसका फॉर्मूला भी है, हम लोग यूनिटरी से कर रहे हैं, ठीक है। वो ज्यादा लॉजिकल लगता है मेरे को, ये इसको 5 बार में कट कर देगा, 5 से अगर आप इसको डिवाइड लगाएंगे तो 5 3 15, नहीं 5 दूनी 10, माफ करिएगा, पॉइंट 5 7 35, 2.7, तो 20% इन एंसोमेरिक एक्सिस पे यूनिट ऑफ रोटेशन 2.7 आएगा प्लस में, तो यहाँ पर तो नेगेटिव दिया है, तो ऑप्शन सी जो होगा आपके इसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या। चलिए आगे बढ़ते, बहुत बढ़िया। आइए देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द टू स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एक है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, ठीक है, स्टीरियो को कर रहा है, आइडेंटिकल है या कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है ना बेटा, ये होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो मेरे हिसाब से यार एक बार स्ट्रक्चरल देखने के लिए चेक कर ही लो, ये वाला कार्बन जिसको मैंने डॉट किया उसको लिखेंगे CH3, पीछे वाला जो गोल है उस कार्बन से 3 CH3 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहले वाले का स्ट्रक्चर, दूसरे वाले का आप चेक करिए,
कॉन्फॉर्मर्स तो नहीं है, कॉन्फॉर्मर्स तो सेम एटम के बीच में बनाया जाता है ना, कॉन्फॉर्मर है नहीं, स्टीरियो चेक कर लेते हैं पहले स्ट्रक्चर चेंज करके, स्टीरियो के लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन का यूज थोड़ी ना करते हैं। इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पे CH2, इससे एक लगा देते हैं CH3, और पीछे वाले कार्बन से 2 CH3 लगा हुआ है। आप बहुत ध्यान से देखिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मेन चेन ये होगा 3 कार्बन का, इसमें मेन चेन कितने का होगा, 4 कार्बन का। तो अगर मेन चेन चेंज हुआ तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर, है ना। चेन आइसोमर, और जो चेन आइसोमर होते हैं मेरे भाई, आपको तो सीधा सीधा मालूम है कि अगर वो चेन आइसोमर है तो कॉन्स्टिट्यूशनल में ही आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर ही तो चेन आइसोमर होता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन एंड मिनिमम वेंट्रल स्ट्रेन। मतलब देखो आपको इक्लिप्स्ड, या आप ऐसा समझ लो कि आप यहाँ पे देखो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ठीक है, ये भी इक्लिप्स्ड फॉर्म में पार्शियली फुल्ली हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इक्लिप्स्ड वाले में मैक्सिमम ही होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो, इसमें आप बोलोगे सर यहाँ यहाँ है, यहाँ यहाँ है, ठीक है, रिपल्शन थोड़ा कम है, यहाँ पर चारों अगल बगल में आ गया, स्टैगर्ड टाइप ही है, गौचे बोल सकते हैं आप इनको। तो मेरे हिसाब से सेकंड वाले का ज्यादा सही है, क्योंकि रिपल्शन रिलेटिवली कम होगा, हाइड्रोजन बीच में आ रहा है। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सिक्स्थ का। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि नंबर ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ C7H9N हैविंग बेंजीन रिंग। भाई देखो बेंजीन रिंग है तो सीधा सीधा आप जानते हो कि DU4 होगा बेंजीन का। पहले तो C7H9N, इनके लिए DU निकालो। DU निकालने से क्या पता चल जाएगा कि भाई बेंजीन में तो 4 यूज होते ही हैं, बेंजीन तो इसने बोला बनाने के लिए, उसके अलावा जरूरत है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, C+1 माइनस H+X माइनस N/, ठीक है। और अगर डाइवेलेंट होता है जैसे ऑक्सीजन सल्फर, तो उनको तो कंसीडर भी नहीं करते, है ना। मोनोवेलेंट को जोड़ते हैं, डाइवेलेंट को घटाते हैं, ट्राइवेलेंट को घटाते हैं, मतलब सॉरी नाइट्रोजन है, ठीक है। तो कार्बन कितना है, 7+1, माफ करिएगा, 7+1 हो गया। मैं जरा ठीक से लिख लूँ, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7+1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 9, हेलोजन तो कुछ है नहीं, माइनस नाइट्रोजन 1 है बाई 2, तो आप बोलोगे 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो 4 DU आ रहा है, मतलब इसका DU भी 4 है माफ करिएगा। और आपको बोला गया कि एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, उसका भी DU 1 है, तो इसका मतलब कुल मिला के एक बेंजीन रिंग है, इसके अलावा कोई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए, इसके साथ आप बना सकते हैं CH2NH2, नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 9 है, आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ मतलब हम लोगों ने ठीक ही ड्रॉ किया है, ठीक है। हाइड्रोजन भी ठीक है, हाइड्रोजन एक बार काउंट करके कंफर्म कर लिया। एक तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा मेरे भाई। दूसरा स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि आप बोलोगे सर NH यहाँ लगा दो, CH3 यहाँ लगा दो, तो भाई ये किस स्ट्रक्चर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर NH2 यहाँ, एनिलीन ले लो ना बस, और तो पैरामेटा इसका बना दो। मेरे हिसाब से तो यही 3 हो जाने चाहिए, एक ये इसके मेटा पे लगा दो, और मेरे भाई एक ये पकड़ो NH2 और इसके पैरा से लगा दो, और तो कुछ पॉसिबल है नहीं बनना। तो मतलब आंसर आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5, टोटल आपके 5 बन जाएंगे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आपको जो जो चाहिए होगा वीडियो को पॉज कर करके अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जैसा भी हो कमेंट में फीडबैक दे दीजिएगा, जो भी आपको लग रहा हो, जो ना समझ में आ रहा हो, हम लोग उसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी चीज़ पे वीडियो का रिक्वायरमेंट होगा तो आप मैसेज या कमेंट में लिख दीजिएगा, हम लोग उस पर आगे काम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है द मॉलिक्यूल 3 पेंटीन, ध्यान से समझिएगा, 3 पेंटीन टू ऑल कैन एग्जिबिट। ये क्या क्या एग्जिबिट कर सकता है, क्या शो कर सकता है। यहाँ पे जो ऑप्टिकल, मेटामेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, टॉटोमेरिज्म दिया है, तो बहुत ध्यान से समझिए। पहले तो बना लो पेंट, देखो पेंट 2 3 4 5, 3 से लगा है इन और 2 से लगा है ऑल। देखो मेरे भाई बहुत ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो, तो ये ज्योमेट्रिकल GI शो कर सकता है, मतलब सिस ट्रांस कर सकता है, और ये एक काइरल सेंटर है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो हो सकता है। काइरल सेंटर हुआ मतलब ऑप्टिकल हो जाएगा, तो एक ए ऑप्शन तो हो ही सकता है मेरे भाई। और ज्योमेट्रिकल, टॉटोमेरिज्म का तो सवाल ही नहीं उठता ना, टॉटोमेरिज्म हो ही नहीं सकते। और मेटामेरिज्म के लिए आपको कैसा चाहिए होता है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों साइड अल्काइल ग्रुप हो। यहाँ तो अल्कोहल है, अल्कोहल मेटामेरिज्म शो करता नहीं है, एल्कीन करेगा नहीं, तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ए बी दोनों कंसिडर करते हैं। क्या बोला है, 6 में से 9 में समझिएगा मेरे भाई। 9 में ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो, समझ रहे हैं आप लोग,
अच्छे से लेना है। इन डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, देखिएगा बेटा, डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन बोला है। अब इसने नंबर नहीं बताया डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन ये है, उसमें डाईमिथाइल मतलब दो डंडी। ये देखो, ये दोनों ही हो सकते हैं, तीसरा और कोई पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्टीरियो इसने बोला काउंट करने के लिए, तो ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, इसका आंसर आ जाएगा 3 टोटल। क्योंकि ये कैसा कंपाउंड है आपका, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक आपका सिमेट्रिकल कंपाउंड जिसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। जब भी सिमेट्रिकल कंपाउंड होता है तो 2 की पावर 2 4 आंसर नहीं होता, क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों को बता भी रखा है, आर एस और एस आर सिमेट्रिकल हो जाते हैं, तो इन दोनों का एक ही काउंट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आप बहुत ध्यान से पूछेंगे तो आर आर हो जाएगा, एस एस हो जाएगा और एक आर एस हो जाएगा, कि जो एस आर बनेगा ये दोनों क्या बनेंगे बेटा, सेम बनेंगे, है ना। तो ये जानते हैं तो बहुत बढ़िया। और यहाँ पर एक, तो टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4। अच्छा, इसके बाद इसने क्या दे रखा है, इसने बोला है डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन ये डाइमिथाइल, दो डंडी ऐसे लगा लीजिए आप, है ना। इसके बाद दो मिथाइल ग्रुप यहाँ लग सकते हैं, दो मिथाइल ग्रुप यहाँ और यहाँ लग सकते हैं। अब बेटा आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये काइरल सेंटर, ये काइरल सेंटर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, फिर वही सिमेट्रिकल वाला केस, तो 3 ऑप्शन आंसर है ना। फॉर्मूला लगाना है लगाइए, नहीं लगाना मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका तो एक ही हो जाएगा, काइरल सेंटर नहीं है। और यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे आप बोलेंगे सर काइरल तो है नहीं, लेकिन देखिएगा बेटा, साइक्लोएल्केन में जो दो सब्स्टिट्यूशन होता है, तो उसमें हम लोग क्या काउंट कर सकते हैं साथ में, तो बेटा हम लोग वहाँ पे सिस ट्रांस काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ सिस होगा, ट्रांस होगा, टोटल 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे काउंट करिए तो 6, तो इस वाले के 6 होंगे और इस वाले के बेटा 4 हो जाएंगे। तो 4,6 कौन सा है, ऑप्शन डी। ध्यान से देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि किसी अच्छे एग्जाम के अच्छे पेपर में आपको इसको सम करने को बोल दे कि टोटल सम कर दीजिए और इंटीजर टाइप आंसर पूछ ले, तो ये भी पॉसिबिलिटी है ना। आइए, या फिर ऐसा बोल दे दोनों में कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव जितने हैं उनको काउंट करके आप लिख दीजिए, तो आप ऐसे ही सेम प्रोसेस से करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, सर्टेन, माफ करिएगा ये थोड़ा गंदा हो गया, मैं जरा इरेज कर देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके बैक करके देख लीजिएगा फिर से। आइए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, कि इस मॉलिक्यूल के पास 4 ऑप्शन चेक करने हैं आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, C3 C4। देखो मेरी बात सुनो, प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए एक प्लेन होना चाहिए जिससे कट करे तो मिरर इमेज बने। देखो मेरे भाई, अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ, ये प्लेन लेके, ध्यान समझिएगा, तो ये इसका मिरर इमेज यहाँ बनना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो कुल मिला के आप इतना तो समझ गए होंगे कि ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री में आए तो भाई एक सेंटर बनाना पड़ता है मॉलिक्यूल के बीच में। ये देखो, ऊपर गए तो Cl, नीचे गए तो Cl, वाह मजा आ गया। ऊपर गए तो ये, नीचे गए तो ये, बहुत बढ़िया। ऊपर गए तो H, नीचे गए तो, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और क्योंकि ये सिंगल करेक्ट है तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, बाकी चेक ही नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आइए 11 पे। 11 में क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से, तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जो फॉलोइंग इज अकाइरल मॉलिक्यूल, है ना। पहले तो पॉइंट समझना, अकाइरल क्या, काइरल मतलब होता है अनसिमेट्रिक, और अकाइरल मतलब सिमेट्रिक। ठीक है ना, बहुत ध्यान से टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे अगर आइसोमेरिज्म की, तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है ना। तो आइए बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, अकाइरल की मतलब ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें सिमेट्री हो, POS COS। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो आप ऑप्शन देखिए। मैं क्या करूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको 60 डिग्री घुमा देता हूँ, बहुत ध्यान से समझना बेटा। पीछे क्या है, CH3, आगे क्या है, Cl, और नीचे क्या है, H। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, आगे वाले को मैं रेड बना रहा हूँ, तो ये भी यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा H, और यहाँ पे आ जाएगा Cl। और अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि इसके बीच से एक लाइन पास करेगी, है ना, जो दोनों को बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी, और यही इसका POS हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सीधा। बाकी आप बेटा किसमें भी बनाने जाओगे ना, मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल के पीछे करो, रोटेट करो, क्योंकि आप जानते हैं ना सिंगल बॉन्ड के ऊपर रोटेशन करने से मॉलिक्यूल चेंज होता नहीं है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पे तो पहले ऑप्शन में ही दे रखा था, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो ऑप्शन आपको तुरंत दिखने लग जाएंगे, है ना। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है थोड़ा सा, आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आइए 12 में क्या पूछा गया, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए मिल जा रहा है तो अपना काम हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, सबसे स्टेबल कौन है, तो आपको अगर याद हो तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो भाई गॉचे फॉर्म में पॉसिबल ही नहीं। आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो आप लोगों को अगर मालूम हो तो अगर जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता उस केस में स्टैगर्ड फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो उस केस में गॉचे स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का भी सपोर्ट है और टॉर्शनल और विंटरवॉल स्ट्रेन भी क्या हो जाती है, मिनिमम चली जाती है।
तो ज्यादा सही होता है। यहाँ पर ये देखो, ये स्टैगर्ड तो दिख रहा है, लेकिन भाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पा रही। तो सब कुछ चाहिए ना आदमी को। चलिए आगे बढ़ा जाए। 30 पूछा क्या गया है इसमें, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर रेजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। रेजोल्यूशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ इनएंशियोमर। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये जनरली आइसोमेरिज्म के लास्ट वाले पार्ट में होता है, रेजोल्यूशन बोलते हैं सेपरेशन ऑफ इनएंशियोमर। ठीक है बेटा। तो इनएंशियोमर को सेपरेट करने के लिए हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का यूज करते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ इनएंशियोमर, क्योंकि हम उसको रिएक्ट करके डाइस्ट्रियोमर में कन्वर्ट करते हैं, और डाइस्ट्रियोमर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसमें काफी डिफरेंस होता है, तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होता है अगर ज्यादा फोकस करके बोलूँ तो मैं, क्योंकि बॉइलिंग का ही काम। अब आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन है, बस ये खोजना कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। आप बहुत ध्यान से देखें तो सीधा दिख रहा है ना, इसमें पीओएस है ना, इसमें सीओएस है। तो अपना तो कंडीशन यही होता है ना कि अगर दोनों नहीं है तो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, इसको तो फेंक दो निकाल के। ये 3 का है, ये भी प्लेनर होगा। बेटा ये प्लेनर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप एक प्लेन लोगे ना तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और साथ में सी सी का मिरर इमेज आ जाएगा। बहुत ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें इस बात को। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 14 में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जीआई बोल रहा है। तो आप जानते हैं कि इवन नंबर में अगर आपके पास एलीन टाइप का सिस्टम है, इवन नंबर के पाई बॉन्ड लगातार कॉन्जुगेटेड सिस्टम में लगे हैं, तो जीआई शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जीआई शो कर सकता है, ये वाला पार्ट बेटा जीआई शो कर सकता है। ये दो वाला ये जीआई शो नहीं करेगा, दो वाले जीआई शो नहीं करते हैं, और ये वाला जीआई कर सकता है, लेकिन क्योंकि दोनों अच्छे तो सिमिलर अगर आ जाए तो जीआई शो नहीं करता है। तो एक ये पार्ट जीआई शो कर रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा बाबू, और एक ये जीआई शो कर रहा है। अगर ये दोनों जीआई शो कर रहे हैं और कंपाउंड अनसिमेट्रिक है तो 2 की पावर 2 4 इज द आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे, ये बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स और कॉन्फॉर्मर्स आइडेंटिफाई फर्स्ट कंपाउंड। देखो ये बहुत ध्यान देना, फर्स्ट कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन सेकंड। ये ध्यान देना होता है क्योंकि ऑप्शन पहला मतलब ये वाले ज्यादा स्टेबल होने चाहिए, इधर वाले मोर स्टेबल होने चाहिए। तो बेटा जब भी आप ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो एक बार ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि अब पता नहीं सामने वाला मोर स्टेबल पूछ रहा है पहला या दूसरा, या फिर कभी कभी हम लोग को पूछा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम लोग ये सब चीजें ना ध्यान से क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ लो तो ज्यादा बढ़िया है। बोला क्या जा रहा है कि फर्स्ट कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन सेकंड। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ए ऑप्शन में तो सेकंड ज्यादा स्टेबल है, तो ये तो छोड़ ही दो यार। फिर यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन, ये जब आप लोगों को टीचर ने पढ़ा हुआ ना क्लास में, तो वो जनरली ऐसे क्वेश्चन क्या होता है डिस्कस कर देते हैं। ये हाइड्रोजन ऊपर, ये हाइड्रोजन नीचे, इसको बोल देते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है बेटा, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन नीचे और ये हाइड्रोजन नीचे, इन दोनों में होता है रिपल्शन। अगर आप नहीं पता तो यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, और इसीलिए बी ऑप्शन इज मोर सुटेबल। ये एक तरह का आप बोल सकते हो मेमोराइज करने वाला पॉइंट है, मेमोराइज भी नहीं करना है, बस आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपने एक बार देख लिया तो आपके दिमाग में आ जाएगी ये चीजें। यहाँ पे देखो ये स्टेबल हो ही नहीं सकता भाई, बल्कि ग्रुप को आपने गॉचे फॉर्म में रख दिया तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर देखो कम से कम OH है, तो OH का साइज तो छोटा है, तो सी ऑप्शन ठीक है। डी वाले में बेटा बहुत ध्यान से देखोगे तो आपने टर्शियरी ब्यूटाइल को इक्वेटोरियल रखा है, मिथाइल को भी इक्वेटोरियल रखा है। ठीक है, हाँ और यहाँ पे आपने टर्शियरी ब्यूटाइल को इक्वेटोरियल लिखा और मिथाइल को एक्सियल कर दिया है कि नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे 15 में मेरे हिसाब से माफ करिएगा, ये सी ऑप्शन मैंने गलती से लिख दिया, ये तो नहीं होगा ना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोग जानते हैं इस बात को कि बल्कि ग्रुप इज प्रेफर्ड एज इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये दोनों इक्वेटोरियल है, और यहाँ पे इक्वेटोरियल और ये एक्सियल है, तो ऑब्वियस बात है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब बेटा बी और डी करेक्ट ऑप्शन है, सी नहीं। सी माफ करिएगा, ये तो रिपल्शन है ना, तो ये वाला तो लेस स्टेबल हो ही जाएगा इससे, तो उसमें कहने वाली तो कोई बात ही नहीं है आपसे। आइए 16 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज C3 एक्सिस सिमेट्री। C3 एक्सिस कहने का मतलब होता है कि 360 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 180 घुमा देने के बाद भी आपको सेम मॉलिक्यूल ऑब्टेंड हो जाए तो आप उसको बोलेंगे C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब बेटा बहुत ध्यान से आप सोचेंगे ना तो ये एक एक्सिस है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये एक एक्सिस है। या फिर इसको मत लीजिए, सॉरी माफ कर दीजिए, ये एक एक्सिस, ये एक एक्सिस, ये समझिएगा। इस एक्सिस के अबाउट अगर आप घुमाएंगे तो हर मैंने यहाँ भी गलत लिखा, माफ करिएगा, 120 हो जाएगा ना बेटा, 120। तो जब भी आप इसको 120 से घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये खुद सोचो, रिपीट हो जाएगा स्ट्रक्चर, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। PCl5 क्या होता है ना, आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो PCl5 ऐसा होता है, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, ये इधर ये इधर, ये PCl5 ऐसा होता है। अब देखिएगा बेटा, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे।
अब अगर हम लोग एक एक्सिस ले लें, ये एक्सिस जो मैंने इधर मार्क किया, इस एक्सिस के अबाउट अगर मॉलिक्यूल को घुमाए, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो तीनों सी एच के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, 120, ये भी 120, ये भी 120। तो 120 घुमाने के बाद क्या आ जाएगा, सेम रिपीट होगा, तो बी ऑप्शन भी हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप 120 घुमाएंगे तो सेम चीज रिपीट होगा, एक्सिस ऐसे होगा, ऐसे ऐसे एक्सिस बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है बेटा। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बीच से जब आप एक्सिस लेंगे ऐसे पास कराता हुआ और इसको रोटेट करेंगे 120 से, तो फिर से चीजें रिपीट होंगी। मतलब 16 में ए, बी, सी और डी, चारों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री एज सच ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसमें इतना एक्सिस ऑफ सिमेट्री है नहीं है, आप उसको रोटेट करो, ठीक है, मॉलिक्यूल को चेक करो। आइए सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा, आइडेंटिफाई द डाइस्टीरियोमेरिक पेयर्स। कौन कौन डाइस्टीरियोमर है, देखिए एक तो सबसे पहले सिस ट्रांस वाले डाइस्टीरियोमर होते हैं, जहां सिस ट्रांस लिखा बेटा डाइस्टीरियोमर है, या फिर आपको, आपके पास दो मॉलिक्यूल है, उनमें से कुछ का कॉन्फ़िगरेशन आर 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 है और सामने वाले मॉलिक्यूल में आर आर और एस हो जाए। मतलब मैंने कहने का मतलब है जो कॉन्फ़िगरेशन इधर है उसमें से कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे और कुछ का डिफरेंट हो जाए तो डाइस्टीरियोमर, या फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो रहा है तो भी डाइस्टीरियोमर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डाइस्टीरियोमर का डेफिनेशन क्या होता है कि वो आपका मिरर इमेज भी ना हो, आप सुपर इम्पोज भी ना हो, है ना, क्योंकि सुपर इम्पोज अगर हो गया तो आइडेंटिकल हो जाएगा, और मिरर इमेज हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया तो एनंटियोमर हो जाएगा। तो ये सुपर इम्पोज भी नहीं होना चाहिए और मिरर इमेज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिस ट्रांस का मिरर इमेज होता नहीं है, तो ध्यान से देखो बेटा, और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये हो जाएगा आराम से, एक सिस है एक ट्रांस है। बहुत ध्यान से पढ़िए, ये देखिए ये वाला सिस है, ये वाला ट्रांस है, ये भी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ ये दोनों सेंटर जो है ना, ये दोनों सेंटर सेम कॉन्फ़िगरेशन में, ये दोनों सेंटर जो बेटा सेम कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों सेंटर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कुछ सेंटर, तीन सेंटर सेम है और चौथा कायरल सेंटर जो है ना आपका, ये अपोजिट में हो गया, तो ये भी डायस्ट्रीम हो जाएगा, कुछ का सेम कुछ का डिफरेंट तो डायस्ट्रीम, सबका उल्टा तो एंशियोमर, और सबका आइडेंटिकल सबका सेम तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। यहाँ भी देखिए बेटा, ये इसके साथ आइडेंटिकल हो रहा है लेकिन ये अंदर जा रहा है, ये प्लेन के बाहर आ रहा है, तो ये भी एंशियोमर हो जाएगा। कोई बोले कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो बेटा नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल दिखाया ही वैसा गया। आइए, तो यहाँ पर 17 में ए बी सी भी ले लेंगे बेटा, आप डी भी ले लेंगे, है ना। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इराइथ्रो। इराइथ्रो का मतलब क्या है, सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ वर्टिकल लाइन। तो अब यहाँ पर क्या होता है सीन कि हम लोग हमेशा इसको फिशर में देखते हैं, तो हम लोग सिमिलर ग्रुप सेम साइड में तो इराइथ्रो, अपोजिट में हो गया तो 3U बोल देते हैं, ठीक है। ये पुराना कन्वेंशन, अभी तो इसका ज्यादा यूज होता है, लेकिन क्वेश्चन फॉर्म करने के रिस्पेक्ट में तो भाई यूज कर ही सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बट मैं जो बोल रहा हूँ बस रोटेट करना देखिएगा मॉलिक्यूल को। यहाँ अगर इस मॉलिक्यूल को ना, इस मॉलिक्यूल को जो मैं बोल रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल को अगर आप 60 डिग्री से रोटेट कर दें, एग्जैक्ट 60 बोल रहा हूँ मैं, बस 60 से रोटेट कर दें, तो आप देखेंगे कि ये डी और ये डी सेम साइड में आ जाएगा, तो दोनों सेम साइड में आ गया ना, और ये एच भी आ गया, एच के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है, तो इसको इराइथ्रो बोल देंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको 120, इसको भी 120, मतलब इस कार्बन को 120 से घुमा दूं ना, तो ये डी और ये डी सेम हो जाएगा, ये एच और ये एच सेम हो जाएगा, सी एच सी एच सेम हो जाएगा, तो सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे आ जाएंगे, इवन तो पूरा मॉलिक्यूल ही सेम हो जा रहा है ना बेटा, तो बी ऑप्शन तो होना ही होना है। यहाँ पर देखिए ये सेम है, ये सेम है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कहाँ, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल सेम हो जा रहा है। मैंने तो सिर्फ बोला वर्टिकल लाइन के एक साइड सिमिलर ग्रुप होनी चाहिए, सारे ही सेम हो रहे हैं। फिर देखना बच्चे, इसको घुमाओगे ना आप कितने से, 60 से, तो फिर वही सीन बनने वाला है। तो इसका मतलब ए बी सी डी, बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो ए बी सी डी सारे ऑप्शन जो है ना, उसमें जब आप बॉन्ड को रोटेट कर रहे हो तो क्या हो जा रहा है, सिमिलर ग्रुप सेम साइड, क्या सारे के सारे सिमिलर बन जा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है इराइथ्रो तो होना ही है ना। पर हम लोग को ऐसा प्रोजेक्शन में देखने की आदत नहीं होती, इसलिए आपको ना पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, नहीं तो क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन गलत करने लग जाते हैं और फिर समझ नहीं आता कि असल में हो क्यों रहा है ऐसा, है ना। आइए, बहुत बढ़िया, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर। अब आपको बताना है डाइस्टीरियोमर कौन कौन से, ठीक है। तो आपको पहले से लॉजिक पता है, ये कुछ का सेम कुछ का डिफरेंट, तो देखो बेटा इस इन दोनों का, ये दोनों काइरल सेंटर का सेम, ये दोनों काइरल सेंटर का सेम और इसका डिफरेंट। बहुत बढ़िया, 19 का ये सीधा आंसर दिख रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आइए 20 पे आइए, आइडेंटिफाई द इनएंशियोमेरिक पेयर। इनएंशियोमर बोला गया, इनएंशियोमर क्या होते हैं, जीआई जो शो करते हैं वो इनएंशियोमर नहीं होते। इनएंशियोमर क्या होते हैं, जो कि मिरर इमेज है
मिरर इमेज है पर सुपर इम्पोजेबल नहीं है बेटा, ठीक है, मिरर इमेज है पर सुपर इम्पोजेबल नहीं, या फिर आप बोल सकते हो कि जो कॉन्फ़िगरेशन आपका है वही दूसरे का हो जाए, मतलब उल्टा हो जाए, अपोजिट, माफ करिएगा। तो ये दोनों तो सिर्फ ट्रांस वाले हैं, तो ये नहीं हो सकते हैं। इसको आप बेटा एक बात बताओ, 180 से घुमा दो, ये सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसको ना बेटा आप ऐसे पराठे की तरह पलट दो 180 से, देखो यही बन जाएगा। लेकिन यहाँ आप मिरर लगाओ, बहुत ध्यान से देखो, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। मिरर इमेज भी है, सुपर इम्पोज भी नहीं कर पाओगे आप करने जाओगे ना, जब इसको इसको ऐसे रोटेट करके इसके ऊपर पटकने जाओगे, तो बेटा क्या होगा ना, ये जो बी आर बाहर है, इसमें बी आर अंदर घुस जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए। मैं जरा साफ भी कर दूं, आप लोग कहेंगे सर कितना गंदा कर रहे हो। देखिएगा जरा मेरी बात ध्यान से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 21। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, ठीक है, आइए। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया, मल्टीपल करेक्ट है। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, बोला गया आइडेंटिफाई द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होते हैं, मैं जरा एक बार क्लियर कर दूं। जिनके अंदर पीओएस ना हो या फिर सीओएस ना हो, या फिर दोनों भी नहीं हो तो बढ़िया, मतलब सिमेट्री वाला कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सिमेट्री वाला कोई भी एलिमेंट, मतलब वैसे तो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन 24 टाइप के होते हैं सिमेट्री एलिमेंट, लेकिन आपको 24 नहीं जाना, आपको देखना है पीओएस ना हो सीओएस ना हो, बस। पीओएस सीओएस नहीं है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। यहाँ देखो, आप इसको यहाँ से कट करेंगे तो देखिए इसका मिरर इमेज नहीं आएगा, ये प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के नीचे है, ध्यान से देखिए, टेढ़ा है, ये प्लेन के अंदर जाए प्लेन के बाहर, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है कि बेटा ये ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, तो ए ऑप्शन तो आपका आंसर हो ही जाएगा। ऑप्शन बी पे आ जाइए। बी ऑप्शन में प्लेन से आप ऐसे कट कर ही नहीं सकते, आप कितना भी प्लेन ले ले, कोई सा भी प्लेन पकड़ ले, इसमें कोई भी प्लेन ले ले, माफ करिएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो बनने से है, ठीक है ना, वो चीज तो होगी नहीं यहाँ पे। दूसरा कोई बोले कि सर सेंटर ऑफ सिमेट्री पकड़ लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, सेंटर मैंने यहाँ लिया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर ये है डंडी, तो यहाँ पर नीचे ये डंडी मिलेगी क्या, एग्जैक्टली अपोजिट नहीं मिल रही, देखो बहुत ध्यान से देखो। इसमें अगर मैं इधर बोलूं कि ये मिल रहा है मेरे को, तो आप बहुत ध्यान से भी देखेंगे ना, तो ये हेलिक्स सिस्टम है, एग्जैक्टली अपोजिट कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसमें बेटा देखो आप यहाँ पर ले लो, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब बहुत अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया प्लेनर है, तो ये जिस प्लेन के अंदर होगा वो तो इसको कट करेगा ही, और वो कट करेगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। ये भी देखिए नाम ही लिखा है प्लेनर, तो ये तो नहीं हो सकता ना, माफ करिएगा, हाँ तो ये दोनों तो होगा नहीं इस हिसाब से, तो 21 का आंसर ए और बी ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा डिटेल डिस्कशन जरूरी है अच्छे क्वेश्चन के लिए, थोड़ा 1-2 मिनट अगर टाइम देना पड़े पेशेंस के साथ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए थोड़ा मैं स्लो आपको बता रहा हूँ, हर ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ कि एक्सप्लेन कर दूं, है ना। कुछ में हम लोगों ने देखा कि ये ऑप्शन से काम चल जा रहा है, तो क्यों ही उसके अंदर डिटेल में जाया जाए, लेकिन कहीं कहीं अगर जरूरत है तो सारे ऑप्शन देखेंगे। पूछा आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर विच आर आइडेंटिकल कंपाउंड। देखिएगा बेटा, देखो यही स्ट्रक्चर है, और इससे देखते हैं कौन कौन आइडेंटिकल, इसी का बनाया हुआ लग रहा है, ठीक है ना। एक तो तरीका है कि आप उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लो, उससे देख लो, ठीक है, लेकिन नॉर्मल से होगा नहीं। देखो यहाँ CL है, इसमें तो CL है ही नहीं, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो नहीं सकते, तो कंपैरिजन इन दोनों में करना होगा। आप बात समझ पा रहे हैं मेरी, कंपैरिजन इन्हीं दोनों में करेंगे ना, CL है, और देखो बेटा यहाँ पर फिर से ध्यान दो, यहाँ CL है, इसके अंदर भी CL है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, यहाँ CL ही नहीं है, तो काय का कंपैरिजन, है ना। आइडेंटिकल चाहिए होगा ना, तो आइडेंटिकल तो मतलब ए ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। अब आप बहुत ध्यान से आइए, सबसे पहले क्या करते हैं, अब इसने क्या किया, या तो सी, बी और सी ऑप्शन है, या फिर बी और डी ऑप्शन है। देखते हैं हम लोग ट्राई करके कि भाई ये दोनों तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे तो आप खुद ही अगर देखने जाओ तो ये दोनों कभी एक साथ पॉसिबल ही नहीं है। देखो ये आप समझना, ये प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के नीचे है, और अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना, न्यूमन प्रोजेक्शन बना दूं, यहाँ से खड़े होकर न्यूमन प्रोजेक्शन बनाऊं, तो एक CL ऊपर जाएगा, एक CL प्लेन के नीचे, ये हो जाएगा अबव और ये हो जाएगा बिलो। तो बहुत ध्यान से देखो, ये अबव और ये बिलो, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, मैं नंबरिंग करूँ, देखो एक बेटा 2 3 4 5, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये मैंने नंबरिंग थोड़ी सी रॉन्ग कर दी, आइए मैं नंबरिंग कर देता हूँ फिर से, चिंता ना करिए। जो प्लेन के ऊपर जा रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, देखिए बेटा एक नंबर प्लेन के ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ये वाला पॉसिबल नहीं है,
सिंपल सी बात है, ये तो नहीं बनेगा। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो बी और सी ऑप्शन जो है वो आइडेंटिकल है। इसको अगर मैं लेने जाऊं तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं, देखिए असल में रोटेशन पीछे की तरफ लॉक्ड है ना, तो एक ही डायग्राम बनेगा। इसको आप उल्टा भी कर दोगे, इसको अगर आप ऐसे करो, कोई बोले कि सर इसको 180 से ऐसे फ्लिप कर दो, तो भी ये मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। और ये मॉलिक्यूल सेम है, तो ऑप्शन की बात है बी और डी ही ऑप्शन होगा, बी और डी माफ करिएगा, बी और सी ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, आप कितना भी पलट ले आंसर नहीं आने वाला वो। 23 पे 23 में क्या बोला है, करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ ओ एच ग्रुप। ओ एच ग्रुप का ओरिएंटेशन करेक्ट, ये देखो भाई, ये है एक्सियल, ठीक है, ये है इक्वेटोरियल, ये है आपका इक्वेटोरियल, ये है आपका एक्सियल। ठीक है बेटा, आइए मैच करा लो। ऑप्शन ए में बोला है ओ एच ग्रुप एट C1 C2 C4, C1 C2 C4 है एक्सियल, C1 C2 तो इक्वेटोरियल है ना बेटा, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन ओ एच एट C1 C2 और एक्सियल, C1 एक्सियल, C2 इक्वेटोरियल है ना बेटा, तो फिर बी ऑप्शन गलत। ओ एच एट C1 एंड C2 आर एक्सियल, C1 C4, C1 भी एक्सियल है और C4 भी एक्सियल है, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन करेक्ट है, और ये सिंगल करेक्ट है तो ऑब्वियस बात है आंसर जो होगा सी ही हो जाएगा। आइए 24 में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस। ये देखो, ये कहाँ पे एक्सियल पे है बेटा, ये कहाँ पे इक्वेटोरियल पे है। तो रिएक्शन किधर की तरफ जानी चाहिए, इक्वेटोरियल की तरफ जानी चाहिए, मतलब के ग्रेटर देन 1 होगा, बी ऑप्शन। हाउ मेनी एटम्स विल बी बाइसेक्टेड ड्यूरिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, या फिर बाइसेक्ट ड्यूरिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, बाइसेक्ट ही ठीक था, माफ करिएगा। ठीक है, तो बाइसेक्ट हो जाएंगे कितने सारे, आइए। तो बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ पर ये एक तो कार्बन है ही, यहाँ पे एक कार्बन है ही। बताओ, प्लेन के अंदर एक एच बी होगा, यहाँ पर प्लेन के ऊपर एक एच बी होगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे तो कौन कौन कट होगा, बहुत ध्यान से देखो। तो अब बोलेंगे सर हाइड्रोजन गया, क्लोरीन गया, कार्बन गया, तो 3 इधर और 3 इधर भी तो गए ना, तो टोटल कितने एटम्स कट गए, 6। तो वही तो पूछा है कितने एटम कट रहे हैं, ठीक है, 6। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जनरली लोगों को दिखता नहीं कि हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इतने ही क्वेश्चन है मेरे पास आज के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा, और रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। जेईई मेन का एग्जाम आ रहा है, नीट का एग्जाम आ रहा है, जेईई मेन के डेट अनाउंस होने वाले हैं, और आप बहुत बढ़िया करेंगे। इसी होप के साथ आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू।